मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अपनी जहानत और कायदाना सलाहियतों के बायस छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का दिमाग और दायां बाजू बनता जा रहा था। दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर अंधा एतमाद करने लगा, यहाँ तक कि अपनी जान की हिफाजत के लिए भी दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर ही भरोसा किया करता था। दाऊद इब्राहिम राजन के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं करता था। डी कंपनी के पूरे कारोबारी ढांचे को भी छोटा राजन ने खुद ही तरतीब दिया था और इस पेचीदा ढांचे को राजन की तरह समझने वाला कोई और न था। राजन ने डी कंपनी को अफरादी कुव्वत और दौलत के एतबार से 4 चांद लगा दिए थे। अब दाऊद इब्राहिम गैंग 5000 अफराद पर मुश्तमिल था। साधु शेट्टी, मोहन कोतिया, गुरुस्ताम, रोहित वर्मा, भारत नेपाली, ओपी सिंह, मामा और दीगर मशहूर गैंगस्टर्स छोटा राजन के तवस्सुत से ही डी कंपनी का हिस्सा बने थे। 1990 की दिहाई के अवाइल में डी कंपनी दुनिया के बड़े माफियाओं में शुमार होने लगी थी, बल्कि रूसी माफिया को छोड़कर डी कंपनी आलमी सतह पर सबसे बड़ी माफिया बन चुकी थी। दरअसल छोटा राजन ने डी कंपनी को रूसी माफिया की तर्ज पर ही असर नौ तरतीब दिया था। अब इटली, मेक्सिको, इसराइल और चेचनिया की माफिया गैंग्स डी कंपनी के सामने नौमौलूद की हैसियत रखती थी। छोटा राजन ने दुनिया के गैंग्स के साथ डी कंपनी को मुंसलिक कर दिया था। राजन की वजह से महाराष्ट्री लड़के बेदरीग डी ग्रुप में आने लगे। राजन ने बड़े पैमाने पर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टरों, मनी चेंजरों और एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर रखी थी जिनसे वो भत्ता वसूल किया करता था। हुकूमती इदारे सिडको से ही सिर्फ 3 करोड़ रुपए माहाना की वसूली राजन को हो रही थी। राजन ने सिडको में कुछ ऐसा चक्कर चलाया था कि सरकारी इदारे की जानिब से पेश किए जाने वाले तमाम टेंडर सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों को मिलते थे जो छोटा राजन की मर्जी से आते थे। हर टेंडर पर कॉन्ट्रैक्टरों को 3 से 5% कमीशन राजन को अदा करना होता था। होटल वालों और बार चलाने वालों को 50,000 रुपए माहाना छोटा राजन को पहुंचाने होते थे। इस मद में राजन को 80 लाख रुपए माहाना वसूल हुआ करते थे। इसके अलावा खुफिया रिकॉर्ड से इस बात का भी पता चलता है कि राजन छोटे बड़े 122 गैर कानूनी होटलों और शराब खानों का जाती तौर पर मालिक था। ये तमाम होटल और शराब खाने बम्बई शहर में थे। इस तरह से वसूल होने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा गैंग के अखराजात पर खर्च होता था, जिसमें गैंगस्टरों का इलाज, मुआवजा, जेल में रहने के दौरान उनके मुकदमात, जमानतों और घर वालों के अखराजात वगैरह शामिल थे। राजन ने गैंग के तमाम अफराद में बड़ी एहतियात से जिम्मेदारियां बांट रखी थी। वो आला तरीन से निचली तरीन सतह तक तमाम अफराद से जाती तौर पर राब्ते में रहता। दाऊद इब्राहिम ने भी तमाम तर जिम्मेदारियां राजन के हवाले कर दी थी और अब पुरआसाइश जिंदगी गुजार रहा था। अब दाऊद इब्राहिम का ज्यादातर वक्त पुरतकल्लुफ पार्टियों में गुजरता। वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों और बॉलीवुड स्टार्स के साथ मुलाकातों में मसरूफ रहता। ये लोग भी हिंदुस्तान जाकर बड़े फखरिया अंदाज से दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र किया करते थे। छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम के बढ़ते एतमाद को देखते हुए गैंग के दीगर अफराद हसद करने लगे थे और उन्हें ये सब कुछ एक नजर न भाता था। बिलखुसूस शिराड शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सामंत मंसूबे तैयार कर रहे थे कि राजन के बढ़ते हुए असर और रसूख को किस तरह लगाम दी जाए। दाऊद इब्राहिम को पहले ही अंदाजा था कि चंद लोगों को राजन से बैर है, इसलिए दाऊद इब्राहिम को राजन की शिकायत करना बेसूद था। राजन की मर्जी के बगैर हिंदुस्तान में कोई ऑपरेशन हो सकता था, न लेन देन, और ये लोग खुद को राजन का मातहत महसूस करने लगे थे। लेकिन जरूरत इस बात की थी कि राजन के बारे में दाऊद इब्राहिम को जरा तरीके से एतमाद में लिया जाए, वरना नताइज बरक्स भी निकल सकते थे। एक दिन ये लोग दाऊद इब्राहिम के पास उस वक्त गए जब वो अच्छे मूड में था। दाऊद इब्राहिम शिराड शेट्टी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि बात शिराड शेट्टी ही शुरू करेगा। शिराड शेट्टी ने दाऊद इब्राहिम का मूड भांपते हुए कहा, भाई आपको मालूम है कि राजन गैंग पर कब्जा करता जा रहा है, वो गैंग को अपने कब्जे में करने की सोच रहा है। दाऊद इब्राहिम ने कहा, अन्ना तुम्हारे जहन में ऐसी सोच कैसे आ गई? शिराड ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई आपको मालूम है कि उसके पास कितने आदमी हैं, उसके कितने होटल चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का कितना बिजनेस है और कितने पैसे वो खर्च करता है। दाऊद इब्राहिम ने कहा, वो गैंग का मैनेजर है, मैं इन सब बातों पर नजर क्यों रखूं? इस पर सूतिया ने कहा, भाई अब तो उसके आदमी ये भी कहने लगे हैं कि हम राजन के लिए काम करते हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम भी मिटा रहा है। शिराड जानता था कि दाऊद इब्राहिम ने बड़ी मेहनत और खून खराबे के बाद ये सब कुछ हासिल किया था, इसलिए उसने नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया और कहने लगा, भाई राजन पूरे हिंदुस्तान का दादा बनना चाहता है।
दाऊद इब्राहिम कुछ देर चुप रहा। उसे शेट्टी और सूतिया की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। राजन ने गैंग को मजबूत करने में दिन रात की मेहनत की थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि गैंग का सारा कंट्रोल उसी के हाथ में था। वो तंजीम के अंदर एक तंजीम चला रहा था, इसलिए इस बात के कवी इम्कानात थे कि मौका पाते ही दाऊद इब्राहिम पर शब खून मार दे और पूरे गैंग का अकेला ही मालिक बन बैठे। लेकिन दाऊद इब्राहिम के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि अगर राजन को हटा दिया जाए तो ऐसा कौन सा शख्स था जो कि उसकी जगह ले सके। दाऊद इब्राहिम को राजन का कोई नेमुल बदल नजर नहीं आ रहा था। शेट्टी ने कहा, भाई क्या पता वो कितना वफादार है, अभी तक उसने इब्राहिम भाई के कातिलों से बदला लिया क्या? ये बात दाऊद के दिल को लगी। इब्राहिम प्रकार के कातिलों को खुले घूमते हुए अब कई माह गुजर चुके थे और अब तक कुछ नहीं किया गया था। दाऊद इब्राहिम ने शकील से कहा कि राजन को फोन मिलाए। शकील ने फौरन ही राजन का नंबर मिलाया। दाऊद इब्राहिम ने फोन पर राजन से कहा, तुमने अब तक इब्राहिम के कातिलों का कुछ किया नहीं? राजन सो रहा था। इस तरह से अचानक फोन सुनकर घबरा गया। उसे दाऊद इब्राहिम का इस तरह बगैर दुआ सलाम इस अंदाज से बात करना भी कुछ पसंद न आया। राजन ने दाऊद इब्राहिम से कहा, हाँ भाई, हमारे लड़के उनके पीछे लगे हैं। इनमें से 2 लड़के जे अस्पताल में सख्त पुलिस पहरे में जेरे इलाज हैं। जैसे ही पहरा कुछ ढीला पड़ता है या वो बाहर आते हैं तो हम उनसे निमट लेंगे। फोन रखने के बाद दाऊद इब्राहिम खुद से दोहराने लगा, राजन के लड़के उनके पीछे लगे हैं। इनमें से 2 कातिल जे अस्पताल में जेरे इलाज हैं। सूतिया ने कहा, भाई आप मुझे चांस दो। मुझे लगता है कि राजन इस मामले में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं जे अस्पताल से उन लड़कों को सख्त सिक्योरिटी में भी निकाल लाऊंगा। ये सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ नहीं है। दाऊद इब्राहिम अपनी बेवा बहन हसीना के जख्मों पर मरहम भी रखना चाहता था और जे अस्पताल की सख्त सिक्योरिटी में ये ऑपरेशन करवाकर दाऊद इब्राहिम उन लड़कों की हिम्मत और वफादारी भी आजमा सकता था। कुछ देर सूतिया की जानिब सवालिया नजरों से देखने के बाद दाऊद इब्राहिम ने हाँ में सर हिला दिया। सूतिया ने झुककर दाऊद इब्राहिम के पैर छुए और बोला, भाई बस आपकी आशीर्वाद चाहिए। सूतिया ने और छोटा शकील ने एक बहुत बड़ा चैलेंज कबूल कर लिया था। उनके लिए कुछ कर दिखाने या मर जाने का मकाम था। अगर वो इस मिशन में फेल हो जाते तो दाऊद इब्राहिम का दायां बाजू बनने का उनका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। लेकिन अगर वो इस मिशन में कामयाब हो जाते तो हमेशा हमेशा के लिए छोटा राजन का पत्ता साफ कर सकते थे। सूतिया ने फैसला किया कि वो इस ऑपरेशन की निगरानी करते हुए बजाते खुद इस ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। बरजेश सिंह जैसे टॉप के गैंगस्टर्स के अलावा इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए बम्बई शहर के सबसे बड़े 2 शूटरों की खिदमत भी हासिल की गयी। ये शूटर बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर थे। हर किस्म का खुदकार असलहा इस मिशन के लिए फराहम किया गया था, जिसमें 9mm स्टार पिस्तौलें, कार्बाइन और 32 बोर के रिवॉल्वर शूटरों को दिए गए थे। पहली मर्तबा गैंग वॉर में AK-47 क्लैशनकोफें भी इस्तेमाल की जानी थी। इस ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही थी। इस मिशन में गलती की जर्रा बराबर गुंजाइश मौजूद न थी। पूरा मिशन छोटा राजन से सीग़े राज में रखा गया था। जमशेद जीजी बॉय अस्पताल अलमारूफ जे अस्पताल शहर में हुकूमत की जेर निगरानी चलाए जाने वाले बड़े अस्पतालों में शुमार होता है। इसका जमीनी रकबा 20 एकड़ है। अस्पताल 45 वार्डों और 1500 बिस्तरों पर मुश्तमिल था। तकरीबन हर साल 50,000 मरीज इस अस्पताल से फैज़याब होते हैं। अस्पताल के अलावा इस अहाते में एक जदीद मेडिकल कॉलेज भी है। अस्पताल के अहाते में घनी सब्ज झाड़ियां भी मौजूद हैं, जो किसी छुपने वाले के लिए इंतहाई मौजू हो सकती हैं। इस अस्पताल में हर जगह हर वक्त आने जाने वालों का तांता बंधा रहता है। सिक्योरिटी वालों के लिए मुमकिन न था कि इतने बड़े इलाके में इतने बड़े पैमाने पर आने जाने वाले हर फर्द पर फर्दन नजर रखी जाए। चंद ही दिनों में सूतिया और छोटा शकील ने अपना पूरा मंसूबा तैयार कर लिया था और अब एक्शन के लिए तैयार बैठे थे। मंसूबा बनाने में इतनी उजरत से काम लिया गया कि इस किस्म के मंसूबों का सबसे अहम जुज्व यानी रेकी उनके जहन से निकल गई। अब तक कोई भी शख्स अमलन अस्पताल में गया ही न था कि हालात और वाक़यात का जायजा लेता, बल्कि सारा मंसूबा कागजों और नक्शों पर ही था। इस अहम काम को सरअंजाम देने के लिए ऑपरेशन से चंद घंटे पहले के वक्त का इंतखाब किया गया। ये 12 सितंबर 1992 का दिन था और दोपहर के 1:30 बज रहे थे। 2 लड़के रैकी करने अस्पताल में दाखिल हुए। उस वक्त सिक्योरिटी काफी सख्त थी और गैंगस्टरों की निशानदही आसानी से हो सकती थी, इसलिए ऐसे लड़कों को भेजा गया जिस पर किसी को शक न होने पाए। दोनों लड़कों को कहा गया कि पूरे अस्पताल का तफसीलन जायजा लें। उन्हें इस बात का अंदाजा करना था कि अस्पताल पर कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, उनके पास किस किस्म का असलहा मौजूद था, वार्ड किस जानिब था और ऑपरेशन के बाद फरार होने के लिए कौन से रास्ते
रास्ते महफूज थे। उन्होंने इस काम में पूरा 1 घंटा सर्फ किया और ठीक 2:30 बजे वापस आए। उन्होंने वापस आकर बताया कि उनके शिकार जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के वार्ड नंबर 18 में मौजूद हैं और उनके लिए सिर्फ 1 अफसर और 4 जवान पहरा दे रहे हैं। अलबत्ता उनसे ये गलती हो गई कि वो ये न देख सके कि उस वार्ड में शिलीश हालनकार ही मौजूद था, जबकि बिपिन शेरी को वहां से वार्ड नंबर 6 में मुंतकिल कर दिया गया था। ये मुंतकिली गुज़श्ता रोज सुबह ही हुई थी। शाम 4:30 बजे सुभाष सिंह ठाकुर, सुनील सावंत, श्रीकांत रॉय, बच्ची पांडे, श्याम गड़ी कप्ती और विजय प्रधान मुकम्मल एक्शन में थे। इन सब ने मिलकर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया था। पुलिस के सिपाही कुछ गुनूदगी में थे और इंस्पेक्टर के.जी. ठाकुर भी सोच रहा था कि कहीं टेक लगाकर कुछ आराम वगैरह कर ले। उसी लम्हे हमला आवर वार्ड में वारिद हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालनकार का बेहरकत जिस्म गोलियों की बौछार से बिस्तर पर जोर जोर से उछलने लगा। उसका जिस्म छलनी हो चुका था। उसके बाद शूटरों को शेरी की तलाश थी। इस असना में इंस्पेक्टर ठाकुर ने छलांग लगाकर खुद को सोफे के पीछे छुपा लिया था। इंस्पेक्टर ने वहीं छुपे छुपे अपने रिवॉल्वर से पोजीशन ली और गैंगस्टरों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जीजी अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में सुभाष सिंह ठाकुर, सुनील सावंत, श्रीकांत रॉय, पांडे, श्याम गड़ी कप्ती और विजय प्रधान के हमले और इंस्पेक्टर के.जी. ठाकुर की जवाबी फायरिंग से ऊँघते हुए सिपाहियों के होश भी ठिकाने आ गए थे और उन्होंने भी अपनी राइफलें संभाल ली। अब दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था। गोलियों की एक बौछार ने श्रीकांत रॉय और विजय प्रधान को आ लिया और वो दोनों जख्मी हो गए। सूतिया ने इशारा किया कि अब इन सब लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले उसने कुछ इस अंदाज से फायरिंग की कि पुलिस वाले सहम जाएं और मजीद फायरिंग करने से बाज रहें। अपनी AK-47 राइफल का मुंह पुलिस वालों की जानिब करके उसने ट्रिगर दबा दिया। बस ये उनके लिए काफी था। कांस्टेबल जावसन और भावंत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और कांस्टेबल नागरे की टांग पर गोली लगी थी। इसी दौरान सुभाष सिंह और इंस्पेक्टर ठाकुर के माबैन फायरिंग का तबादला जारी रहा। सूतिया ने सुभाष और श्याम को चलने का इशारा किया। उन्होंने जाते जाते अपने कार्बाइन और ऑटोमेटिक पिस्तौलों से फायरिंग जारी रखी। इंस्पेक्टर ठाकुर ने सर नीचे करके खुद को बचा लिया, लेकिन गोलियां एक मरीज, नर्स और वार्ड में मौजूद किसी मरीज के रिश्तेदारों को जा लगी। हमला आवर मौके से फरार होने लगे। बिलाखिर हमला आवरों के मुकाबले में इंतहाई कलील तादाद में और सही अंदाज से मुसल्ला न होने के बावजूद मुट्ठी भर पुलिस वालों ने उनसे लड़ने की ठान ली। पुलिस रोजनामचे के मुताबिक 500 गोलियां चलाई गई थी। AK-47 राइफल ने इस लड़ाई में खतरनाक रंग भर दिए थे। ये राइफल सिर्फ 5 मिनट चली थी, लेकिन इन 5 मिनटों में इसने तबाही मचा दी थी। उसकी फायरिंग से कई पुलिस वाले मारे गए, जबकि दूसरी जानिब गैंगस्टरों को ज्यादा जख्म नहीं आए थे। जिस दीदा दलेरी से गैंगस्टर्स हमलावर हुए थे, इससे न सिर्फ अस्पताल में मौजूद लोगों के दिल दहल गए थे, बल्कि पूरे शहर के लोग हरासां हो चुके थे। उन्हें अंदाजा होने लगा था कि अब कोई भी किसी भी जगह इन गैंगस्टरों के हाथों से महफूज नहीं रह सकता। इस तरह के पुलिस मुकाबले तो उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखे थे। इस वाक़े से दाऊद इब्राहिम के सियासी रवाबित भी मंजर-ए-आम पर आ गए। भाई विंदे निजामपुर म्यूनिसिपल काउंसिल के मेयर जेवंश सरयावर के ताने बाने भी इस ऑपरेशन से मिलाए गए। उसकी चोरी शुदा गाड़ी को सूतिया ने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा MLA पप्पू कालानी और यूनियन मिनिस्टर कल्पनाथ रॉय के भतीजे विंद्रा रॉय ने हमलावरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। सबसे अहम बात ये सामने आई कि 2 शूटर तो बम्बई यूनियन मिनिस्टर के खुसूसी तैयारे में महाराष्ट्र से बम्बई आए थे। इन तमाम मालूमात के बाद भी मुकदमे की कार्रवाई की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार रही। मुकदमे को अदालत में कार्रवाई के लिए 8 साल बाद पेश किया गया। किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि उस वक्त ड्यूटी पर मामूर इंस्पेक्टर ठाकुर, जिसकी बहादुरी की वजह से पूरा महकमा पुलिस फूले न समा रहा था, को वाकयात की शहादत के लिए तलब ही न किया गया। इंस्पेक्टर ठाकुर हुक्काम बाला की इस बेएतनाई पर सीख पा होता रहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओहिनी सीलियान, जिसने 41 मुल्जिमान के खिलाफ इस्तिगासा दायर किया था, सिर्फ 9 अफराद को अदालत में दौरान मुकदमा पेश कर सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।